नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक भूतिया हॉस्टल की। ये कहानी आपको डर का एहसास कराएगी, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलते हैं कहानी की तरफ। साल था 2017। मैं राहुल वर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और झारखंड के एक छोटे से कस्बे से पटना पढ़ाई करने आया था। मेरा सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं और परिवार का नाम रोशन करूं। 12वीं पास करने के बाद मुझे पटना के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया। अब जरूरत थी एक रहने की जगह की। काफी खोजबीन के बाद मुझे एक सस्ता हॉस्टल मिला। नाम था आर्यन बॉयज हॉस्टल। हॉस्टल पटना जंक्शन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था और ठीक पीछे रेलवे लाइन गुजरती थी। रेलवे लाइन के पास वाला हॉस्टल, ये नाम मेरे दोस्त ने मजाक में दिया था, लेकिन तब मुझे क्या पता था कि यही नाम एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बन जाएगा। हॉस्टल एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी। दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और पीछे की दीवार के बिल्कुल पार रेलवे लाइन, जहां हर 15 मिनट में कोई न कोई ट्रेन भड़भड़ाते हुए निकलती थी। हॉस्टल के मालिक थे मिस्टर शर्मा, एक शांत लेकिन अजीब आदमी। उनका चेहरा हमेशा बिना किसी भाव के होता था। न हंसते न गुस्सा होते, बस गूंगे से लगते थे। मेरे साथ रूम शेयर करने वाला लड़का था अभिषेक। वो 1 साल से वहीं रह रहा था। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन हॉस्टल में एक अजीब सी खामोशी और डर बैठा हुआ था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। मेरी पहली रात थी उस हॉस्टल में। देर रात करीब 2:30 बजे एक जोरदार खटखटाने की आवाज ने मुझे जगा दिया। मैंने आंखें खोली। रूम में अंधेरा था, केवल बाहर के लाइट पोल की पीली रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। मैंने सोचा शायद अभिषेक होगा, लेकिन वो तो मेरे पास ही सो रहा था। फिर कौन था? इस बार आवाज और भी तेज थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजे के पास जाकर हल्के से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो। पसीने पसीने हो गया मैं। पलटते ही देखा कोई नहीं, लेकिन उस कमरे की हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो पंखा बंद होने के बावजूद भी महसूस हो रही थी। मैंने खुद को समझाया, नई जगह है, आदत नहीं है अभी, और फिर से सोने की कोशिश की। अगले दिन मैंने सुबह अभिषेक से वो सब बताया। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर धीमे से बोला, तू अकेला नहीं है जिसने ये सब महसूस किया है। यहाँ जो भी नया आता है पहले हफ्ते में कुछ न कुछ देखता है। मैं हंसा, मतलब भूत प्रेत की बातें कर रहा है। अभिषेक ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, ये हॉस्टल पहले रेलवे के एक कर्मचारी का घर हुआ करता था। उसकी बेटी ने यहीं आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं वो ट्रैक के किनारे किसी से मिलने जाती थी, फिर एक दिन ट्रेन के नीचे आ गई। मैंने मजाक में कहा, अच्छा हॉरर फिल्म वाला सीन है ये। पर अभिषेक ने एक बात बहुत गंभीर होकर कही, राहुल, अगर रात 2 से 3 बजे के बीच कोई दरवाजा खटखटाए तो कभी मत खोलना। अब हॉस्टल में तीसरी रात थी। सब कुछ पहले जैसा, ट्रेन की आवाज, अजीब सी हवा और वो भारीपन जो रात में छत से लटकता सा लगता था। मैं लेटा हुआ था जब अचानक मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। बाहर कोई परछाई सी थी, जैसे कोई लड़की खड़ी हो, बाल खुले, सफेद सी चादर जैसा कुछ पहने हुए। मैंने तुरंत उठकर बाहर देखा, कोई नहीं था। तभी हॉस्टल के दूसरी तरफ से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, तेज दर्द भरी चीख। मुझे जाने दो प्लीज, पापा मत मारो मुझे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर यहाँ तो कोई लड़की थी ही नहीं। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला और बाहर देखा। हॉस्टल का गलियारा खाली था, बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था। हॉस्टल में एक कमरा था, कमरा नंबर 7। वो हमेशा बंद रहता था, किसी को भी उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। एक बार मैंने मिस्टर शर्मा से पूछ लिया, सर ये कमरा नंबर 7 हमेशा बंद क्यों रहता है? उन्होंने मेरी आंखों में बिना पलक झपकाए देखा और बोले, क्योंकि कुछ दरवाजे अगर खुल गए
तो फिर बंद नहीं होते। उनका लहजा इतना ठंडा था कि मैं ठिठक गया। अभिषेक ने बताया कि उस कमरे में वही लड़की रहती थी जिसने आत्महत्या की थी, और अब वो कमरा हमेशा अंदर से बंद रहता है, लेकिन किसी ने उसे बंद करते नहीं देखा। एक रात हॉस्टल के सारे लड़के सो चुके थे। अचानक जोर की आवाज आई, थाम। मैं और अभिषेक जाग गए। हमने देखा हॉस्टल का मेन गेट खुला हुआ था और एक लड़का रोहित बाहर की तरफ भाग रहा था। हम दौड़कर उसके पीछे गए। वो रेलवे ट्रैक की तरफ भागा और वहां पहुंचकर हांफते हुए बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ रोहित? वो कांपते हुए बोला, वो लड़की। उसने मुझसे कहा, मेरे कमरे में चलो। मैंने कहा, कौन लड़की? वही जो सफेद कपड़ों में थी। उसने खटखटाया और कहा, कमरा नंबर 7 में चलो। मैं इंतजार कर रही हूँ। अगली सुबह हॉस्टल का माहौल अजीब तरह से शांत था। न कोई हंसी, न किसी गैस पर चाय की खौलती आवाज। सब लड़के धीरे धीरे खाना खाने नीचे आ रहे थे, लेकिन कोई भी उस रात की घटना पर बात नहीं कर रहा था, जैसे सब कुछ भूल जाने की कोशिश कर रहे हों। पर मैं नहीं भूल पा रहा था। मैंने अभिषेक से कहा, अब ये सब सहा नहीं जा रहा। या तो सच्चाई का पता लगाते हैं या यहाँ से निकल चलते हैं। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तू चाहता है सच्चाई? तो आज रात 2 बजे मैं तुझे उस कमरे के पास लेकर चलूंगा, कमरा नंबर 7 के पास। लेकिन अगर डर गया तो पीछे मुड़ के मत देखना। उस दिन दोपहर को मैंने एक बहाना बनाकर हॉस्टल के रिसेप्शन के पास रखा पुराना रजिस्टर चुपके से उठाया। ये रजिस्टर हॉस्टल में रहने वाले लड़कों की एंट्री का था। मैंने साल 2014 तक के पन्ने पलटे। उस साल हॉस्टल में कोई सुप्रिया सिंह नाम की लड़की दर्ज थी। मुझे हैरानी हुई, ये तो बॉयज हॉस्टल है, फिर लड़की का नाम क्यों? तभी मिस्टर शर्मा वहां आ गए। उन्होंने रजिस्टर मेरी ओर देखकर कहा, पुरानी फाइलों में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? मैं घबरा गया। बोला, ऐसे ही सर, पढ़ाई के लिए हॉस्टल हिस्ट्री लिखनी थी। वो मुस्कुराए नहीं, बस बोले, कुछ कहानियां इतिहास नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, और जो जिंदा हो उन्हें कुरेदना ठीक नहीं। वो रात आई। मैं और अभिषेक दोनों चुपचाप अपने कमरे से निकले। गलियारे में धीमी पीली रोशनी थी और हर कदम के साथ फर्श से आवाज गूंजती जा रही थी, ठक ठक ठक। कमरा नंबर 7 हॉस्टल की बिल्डिंग के आखिरी छोर पर था। उसके दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लटका था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वो ताला आधा खुला था। अभिषेक, ये ताला खुला कैसे? मैंने कांपती आवाज में पूछा। यही बात सबसे डरावनी है, उसने धीमे से जवाब दिया। हमने दरवाजा धीरे से धकेला। एक भयानक आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। दीवारें धूल और जालों से ढकी थीं। कोनों में पुरानी किताबें, एक टूटा हुआ शीशा और फर्श पर बिखरे हुए पुराने पोस्टर थे। तभी एक कोना देखा हमने। वहां एक टूटी हुई टेबल पर पड़ा था सुप्रिया सिंह का स्कूल आईडी कार्ड। मैंने उसे उठाया। कार्ड का कोना जला हुआ था, लेकिन फोटो साफ थी। वही लड़की जिसे मैंने खिड़की से देखा था। खुले बाल, सफेद कपड़े। अभिषेक कांपते हुए बोला, यही है वो, यही है। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर बाहर निकलना चाहा, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया, जोर से खटखटाया, कोई है, खोलो। लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। तभी कमरे के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। सांसें धुआं बनकर बाहर आ रही थीं। फर्श से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पापा मत मारो, प्लीज प्लीज मत मारो। हमने नीचे देखा, एक परछाई जैसे फर्श पर सरकती हुई आ रही थी, जैसे कोई किसी अदृश्य ताकत से घसीटा जा रहा हो। कमरे में एक टूटा हुआ शीशा था, पर उसमें कुछ तो अजीब था। उसमें हमें खुद का अक्स नहीं दिख रहा था, बल्कि एक लड़की का चेहरा। वही लड़की, लहूलुहान, आंखों से आंसू नहीं, खून टपकता हुआ। अचानक वो चिल्लाई, झूठ बोलते हो, सब झूठ बोलते हो। शीशा खुद ब खुद दीवार से गिरा और टूट गया। हम दोनों सहम गए। अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, माफ कर दो, हमसे कुछ मत करो। कुछ पल बाद दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने हमें छोड़ने का फैसला किया हो। हम भागते हुए कमरे से बाहर आए और सीधा छत पर जाकर सांस ली। वहां जाकर हमने एक गहरा राज समझा।
सुप्रिया की आत्मा किसी से नाराज है। कोई झूठ उस कमरे में छिपा है। अगले दिन हमने एक पुराने चौकीदार से बात की, रामधन काका, जो पहले यहाँ रेलवे कॉलोनी में काम करते थे। उन्होंने बताया सुप्रिया शर्मा जी की बेटी थी, बहुत सुंदर, पढ़ने में तेज। पर एक दिन उसने एक रेलवे कर्मचारी से प्यार कर लिया। शर्मा जी को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया। कहते हैं एक रात उसने घर की बालकनी से कूदकर भागने की कोशिश की और ट्रेन की पटरी पार करते समय उसकी जान चली गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो खुद नहीं कूदी थी, उसे धक्का दिया गया था। रात के बाद सुबह तो हुई, लेकिन उसकी रोशनी में कोई राहत नहीं थी। कमरे में चाय बनाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। मैंने खिड़की से झांककर रेलवे ट्रैक की तरफ देखा, वही ट्रैक, वही धुंध, वही सन्नाटा। पर आज कुछ बदला हुआ था। ट्रैक के दूसरी तरफ लगभग 200 मीटर दूर एक छोटा सा मंदिर दिख रहा था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अभिषेक, तूने कभी उस मंदिर को देखा है? मैंने पूछा। उसने हैरानी से कहा, कौन सा मंदिर? उधर तो कुछ नहीं होता, बस बंजर जमीन है। नहीं, देख ना, वो रहा सामने। हम दोनों तेजी से नीचे उतरे और पीछे के रास्ते रेलवे ट्रैक के उस पार जाने लगे। रेलवे ट्रैक पार करते ही मौसम जैसे अचानक बदल गया। चारों तरफ धुंध और ठंडी हवा। ये जुलाई का महीना था और सुबह के 9 बजे थे, लेकिन उस ट्रैक के पार ऐसा लग रहा था जैसे सुबह नहीं, कोई शाम हो। मंदिर जैसी दिखने वाली जगह के पास पहुंचे, वो मंदिर नहीं था। एक अधूरी टूटी हुई इमारत थी। ईंटें बिखरी पड़ी थीं, एक छोटा सा चबूतरा और उस पर लिखा था, सुप्रिया को न्याय मिले। हम दोनों सन्न रह गए। वहां आसपास कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर अगरबत्तियों की राख फैली हुई थी, जैसे कोई रोज आकर पूजा करता हो। तभी हवा का एक झोंका आया और एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी, ट्रेन की। लेकिन वो ट्रेन नहीं थी। हमने पीछे देखा, धुंध में एक परछाई उभर रही थी। एक लड़की की परछाई, सफेद कपड़े, लटकते बाल और नंगे पैर। वो हमसे लगभग 30 कदम की दूरी पर खड़ी थी, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। अभिषेक कांपते हुए बोला, राहुल, ये वही है। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी हमें उसकी हल्की सी आवाज सुनाई दी, झूठ, झूठ बोलते हो, वो मेरा बाप नहीं था। हम दौड़ते हुए वापस हॉस्टल लौटे। मन में एक ही सवाल था, क्या शर्मा जी ही असली दोषी हैं? क्या उन्होंने ही अपनी बेटी को मारा? हमने तय किया, अब हमें खुद शर्मा जी से बात करनी होगी, सीधे साफ साफ। शाम को मैंने और अभिषेक ने शर्मा जी से अकेले में मिलने की बात की। वो हमें ऑफिस रूम में ले गए। चारों तरफ किताबें, पुरानी फोटो फ्रेम्स और एक टेबल लैंप जल रहा था। मैंने धीमे से कहा, सर, हम जान चुके हैं कि सुप्रिया आपकी बेटी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी यहीं है। वो शांति में नहीं है। शर्मा जी पहली बार चौंके। उनकी आंखें नम हो गईं। तुमने कमरा नंबर 7 खोला? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। हाँ। फिर जो उन्होंने बताया, वो सब कुछ बदल देने वाला था। सुप्रिया मेरी इकलौती बेटी थी, शर्मा जी बोले। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो उसकी नजदीकियां एक रेलवे कर्मचारी नीरज कुमार से बढ़ने लगी। नीरज उम्र में उससे दोगुना था, शराबी था और उसकी नजरें साफ नहीं थीं। मैंने कई बार मना किया, पर सुप्रिया नहीं मानी। एक रात जब मुझे पता चला कि वो उसके साथ भागने वाली है, तो मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। रात 1 बजे किसी तरह वो निकल भागी। मैं पीछे दौड़ा। जब मैं ट्रैक के पास पहुंचा, मैंने देखा नीरज कहीं नहीं था, पर सुप्रिया ट्रैक पार कर रही थी। और तभी सामने से ट्रेन आ गई। शर्मा जी रोने लगे। लोग समझते हैं कि मैंने उसे धक्का दिया, पर नहीं, मैंने सिर्फ रोकने की कोशिश की थी। शर्मा जी का चेहरा दुखी था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे उन्होंने सब कुछ नहीं बताया। अचानक अभिषेक बोला, लेकिन सर, हमने उसकी आत्मा को देखा है। उसने कहा, वो मेरा बाप नहीं था। ये सुनकर शर्मा जी जैसे चौंक गए। वो चुप हो गए। उनकी मुट्ठियां भींच गईं। सर, सच बताइए, क्या आप वाकई उसके पिता हैं? एक लंबा सन्नाटा। फिर उन्होंने धीमे से कहा, नहीं, सुप्रिया मेरी बेटी नहीं थी, मेरी पत्नी की बहन की बेटी थी। बचपन में उसके माँ बाप की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो मैंने उसे पाला।
लेकिन मैं उससे एक इंसान की तरह नहीं पेश आया। मैं उसे बेटी कहता था, पर अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाया। वो जब 15 साल की थी, मैंने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। और जब उसे नीरज के साथ एक आस दिखी तो मैंने उनकी आवाज टूट गई। मैंने उसे कमरे में बंद किया और उस रात जब वो ट्रैक पार कर रही थी, मैंने ही उसे धक्का दिया। जैसे ही शर्मा जी ने ये कबूल किया, उसी वक्त हॉस्टल के लाइट्स बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। गलियारे से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी और साथ ही एक तीखी चीख, तू झूठा है, तू मेरा हक नहीं छीन सकता। हर कमरे का बल्ब फटने लगा। दरवाजों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। फर्श से लाल पानी बहने लगा, जैसे कोई खून की नदी बह रही हो। शर्मा जी जमीन पर गिर पड़े, चिल्लाने लगे, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन चीख फिर आई, अब बहुत देर हो गई है, अब सिर्फ सजा मिलेगी। शर्मा जी अब हॉस्टल के ऑफिस रूम के फर्श पर गिर चुके थे। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन शरीर कांप रहा था। उन्होंने एक भयावह स्वीकारोक्ति की थी और अब वक्त था प्रतिशोध का। जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने ही उसे मारा, तभी पूरा हॉस्टल जैसे कंपा उठा। बल्ब फूटने लगे, फर्श में दरारें पड़ने लगीं, सीढ़ियों से नीचे गिरने की तेज आवाजें आने लगीं, जबकि वहां कोई नहीं था। चारों तरफ डर और चीखों की गूंज थी। हर खिड़की अपने आप खुलने लगी और बाहर से भयानक ठंडी हवा अंदर घुसने लगी। वो हवा नहीं थी, वो सुप्रिया की आत्मा थी। हमारे सामने ऑफिस रूम की दीवारों के बीचों बीच एक धुंध सी बनी। उस धुंध के भीतर से एक चेहरा उभरा, वही चेहरा जिसे हमने कमरा नंबर 7 में देखा था। लेकिन अब चेहरा ज्यादा साफ था। उसकी आंखें काली, होठों पर कटाव, गर्दन पर गहरे नीले निशान और पैरों में खून की लकीरें। वह ऊपर नहीं देख रही थी, उसकी आंखें सीधे शर्मा जी की ओर थीं। वह हवा में तैर रही थी, बिल्कुल जमीन से 2 फीट ऊपर। हमने सुना पर नहीं, वो आवाज कानों में नहीं, दिल की धड़कनों में गूंजी। तेरे झूठ ने मुझे छीन लिया, अब मैं तुझसे वो सब छीन लूंगी जो तुझे अपने से प्यारा लगता है, तेरी जिंदगी। शर्मा जी खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे उनके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। उनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। माफ कर दे सुप्रिया, मैं तेरी लाश तक नहीं पहचान पाया। उनका स्वर फट रहा था, लेकिन आत्मा ने अब सुनना बंद कर दिया था। हवा में एक भयंकर चिल्लाहट गूंजी और शर्मा जी का शरीर हवा में ऊपर उठ गया, दीवार से टकराया, फिर फर्श पर गिरा, फिर दीवार से टकराया, ऐसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दीवारों से फेंक रही हो। हर टकराव पर दीवार पर एक खून की रेखा उभरती। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों के सामने एक नर्क जैसा दृश्य था। फिर अचानक शांत। शर्मा जी का शरीर फर्श पर पड़ा था, निष्प्राण, निष्क्रिय और ठंडा। अब आत्मा वहां से गई नहीं थी। वो हमें देख रही थी, मुझे और अभिषेक को। वो न नजदीक आई, न कुछ कहा, बस उसकी आंखों में अब एक सवाल था, तुम चुप क्यों थे? जब सब हो रहा था तब इंसानों ने मेरी चीख क्यों नहीं सुनी? हम कुछ कह नहीं सके, पर मैं जानता था अगर हम सचमुच उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो केवल एक रास्ता बचा है, उसे इंसानी पहचान देना, उसके दर्द को दुनिया के सामने लाना। अगली सुबह हम सीधे रेलवे ट्रैक पार करके उसी जगह पहुंचे जहां वो टूटी हुई इमारत थी, जिसके सामने चबूतरे पर लिखा था, सुप्रिया को न्याय मिले। वहां पहले से एक वृद्ध औरत बैठी थी, सूती साड़ी में, हाथ में तुलसी की माला और आंखों में सूखे हुए आंसू। बेटा, तुम वो हो ना जिसने मेरी सुप्रिया की रूह को देखा है? उन्होंने पूछा। आप कौन हैं? मैंने धीरे से पूछा। मैं उसकी मौसी हूँ, जिसने उसे पालने वाला राक्षस था। मैं उसकी बहन की शादी उस आदमी से नहीं चाहती थी, पर किस्मत के आगे कौन टिका है? वो सब जानती थीं। उसकी आत्मा को शांत करना है तो उसकी कहानी को सबके सामने ला। सुप्रिया को दुनिया में वो जगह दो जो उस दरिंदे ने उससे छीन ली थी। हमने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। हॉस्टल रजिस्टर जिसमें सुप्रिया का नाम था, उसका स्कूल आईडी कार्ड जो कमरा नंबर 7 से मिला था, शर्मा जी का मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया कबूलनामा, सीसीटीवी फुटेज जिसमें खुद से बंद होते दरवाजे और उड़ते परछाई दिखती थी। मैंने सारी जानकारी को इकट्ठा कर सोशल मीडिया पर डाला, वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला। हॉस्टल की आत्मा, रेलवे लाइन की सुप्रिया,
24 घंटे में वो वीडियो वायरल हो गया। न्यूज चैनलों ने मेरी स्टोरी उठाई। फिर हमने हॉस्टल में एक सभा रखी, एक मौन श्रद्धांजलि, एक दीपदान और एक माफी का मंच। हॉस्टल की छत पर ठीक रेलवे ट्रैक की दिशा में हमने एक दीपक जलाया और रखा सुप्रिया की आत्मा के लिए। चारों ओर मौन था। सभी हॉस्टल लड़के वहां मौजूद थे। कुछ की आंखों में आंसू थे। हमने मिलकर कहा, सुप्रिया, तुझे पहचान मिल गई है। हम तुझे याद करेंगे, डर से नहीं, सम्मान से। जैसे ही दीपक जलाया गया, एक हल्की हवा चली। हवा की गति धीमी थी, पर उसके साथ एक गर्माहट थी, जैसे कोई हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब मैं चली। शुक्रिया। 9 अंतिम दर्शन। आखिरी बार मैंने पीछे देखा। रेलवे ट्रैक के पार वही लड़की, वही परछाई अब भी खड़ी थी, पर चेहरा शांत था, आंखों में वो काली आग नहीं थी। उसने हल्के से सिर झुकाया और फिर धुंध में विलीन हो गई। उसके बाद सरकार ने हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इमारत को तोड़ दिया गया। उसकी जगह अब एक स्मृति स्थल है, जहां एक पत्थर की पट्टिका पर लिखा गया है, सुप्रिया, वो जो शांति मांग रही थी। अब मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अभिषेक एक एनजीओ चलाता है, जस्टिस फॉर फॉरगॉटन सोल्स। हम अब भी कई ऐसे मामलों पर काम करते हैं। पर रात के 2 से 3 बजे के बीच, जब कभी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती है, तो लगता है कोई खड़ा है वहां, हमें देखता हुआ, मुस्कुराता हुआ, कहता हुआ, अब मैं अकेली नहीं हूं।